नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से गोल गुरु अकेडमी पर। हमारी जो 11th की क्लासें चल रही थी उसी क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो है संसाधन, रिसोर्सेज। हम उन संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उनका संरक्षण पढ़ेंगे और सतत पोषणीय विकास के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और कुछ जो अजैविक संसाधन है उनके बारे में भी आज अध्ययन करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, संसाधन की संकल्पना पड़ेगी। पहले संसाधन क्या होते हैं? क्या होते हैं संसाधन? संसाधन वह प्राकृतिक या मानव निर्मित संपदा है, या तो प्राकृतिक होगी या मानव के निर्मित, जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संपत्ति है, संपदा है, उसका अपने जीवन में पूर्ति करता है। मानव जीवन की प्रगति, उनका विकास और अस्तित्व ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? संसाधनों पर निर्भर है, रिसोर्सेज पर डिपेंड है। अर्थात मानव अपने जीवन की प्रगति, विकास और उन्नति के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जिन चीजों का उपयोग करता है वो मानव या संसाधन कहलाते हैं। ये एक प्राकृतिक और मानव निर्मित संपत्ति। प्राकृतिक भी होती है जैसे खनिज है, अन्य है, भूजल है, ये भी किसमें आते हैं? प्राकृतिक। मानव निर्मित, मानव खुद क्या है? एक संसाधन है, उसके द्वारा कुछ संसाधनों का निर्माण किया जाता है। देखिए, कोई वस्तु संसाधन कब बनती है? जब उस वस्तु का उपयोग संभव हो। कोई भी वस्तु है, जब उसका उपयोग होगा तभी वो संसाधन कहलाएगी। पहले उसका उपयोग जरूरी है, वही वस्तु संसाधन कहलाती है। उसे अधिक मूल्यवान वस्तु में रूपांतरित किया जा सके। अब जैसे कोई कच्चा माल है, उसको विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा उच्च मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है? संसाधन। बाद में उसका महत्व बढ़ जाता है। उसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। कोई भी वस्तु हो, वो किसी उद्देश्य की पूर्ति करता हो तभी वो संसाधन कहलाएगी। उसके दोहन के लिए योग्य मानव शक्ति उपलब्ध हो। अब कोई भी जैसे भूमिगत संसाधन है, उनका दोहन करने के लिए मानव की शक्ति होनी जरूरी है। जैसे कोयला है, अब उनको जब भूमि से निकालने के लिए हमारे पास संसाधन होने चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? कुछ शक्तियां होनी चाहिए। उसके विकास के लिए आवश्यक पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। अब कोई भी संसाधन है, उसका हम विकास करेंगे, उसका और अधिक मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार ये वस्तुओं को संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक परिभाषा आती थी ई डब्ल्यू जिमरमैन ने। उसने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं? बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं है, मानव अपने उपयोग के लिए उनको बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा ई डब्ल्यू जिमरमैन की। संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। अब देखिए, मानव मानव क्या है? खुद एक संसाधन है। मानव खुद एक क्या है? संसाधन है। मानव सभी एक संसाधन है और साथ ही संसाधनों का सर्जक भी है। खुद संसाधन है बल्कि अन्य संसाधनों का भी सर्जन करता है मानव, क्रिएट करता है उनको भी। वे अपने ज्ञान, श्रम और तकनीक, टेक्नोलॉजी से किसी सामान्य पदार्थ को भी उपयोगी बनाकर संसाधन का निर्माण कर सकता है मानव। अब इन तीन चीजों का उपयोग करके वो एक कोई साधारण वस्तु है उसको भी अच्छा संसाधन के रूप में बना सकता है। उसके पास क्या होना चाहिए? अच्छा ज्ञान, श्रम और टेक्नोलॉजी। इन तीन तकनीकों के माध्यम से उपयोगी सामान्य पदार्थ को उपयोगी बनाकर संसाधन का निर्माण कर सकता है। देखिए, ज्ञान, किसी प्रकार की नई खोज या अनुसंधान से संसाधन बनाना। अब व्यक्ति में कुशल ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के आधार पर वो नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर और एक अच्छी संसाधन का निर्माण कर सकता है। श्रम, परिश्रम से कच्चे माल को उपयोगी बनाना। अब मानव है, श्रम करके भी कच्चे माल को जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसको श्रम के माध्यम से उपयोगी संसाधन बनाता है। और टेक्नोलॉजी, तकनीक, आधुनिक तकनीक से संसाधनों का कुशल उपयोग करना। वर्तमान में जो भी मशीनरी काम में ले जाती है वो टेक्नोलॉजी लेस होती है, जो मानव के निर्मित संसाधन होते हैं। हमारे पास जैसे गाड़ियां, सभी प्रकार के संसाधन है, ये मानव के टेक्नोलॉजी के आधारित संसाधन है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को मुख्यतः चार आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है।
उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की सातत्यता पर और स्वामित्व के आधार पर। इन 4 प्रकार से इन संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। अब चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 प्रकार में, एक तो जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन 2 प्रकार के संसाधनों में वर्गीकृत किया गया। पहला है जैविक संसाधन। देखिए क्या होते हैं जैविक संसाधन। सभी जीवित घटकों से संबंधित जो संसाधन होते हैं, अर्थात जीव होना चाहिए इसके अंदर, जो जीवित घटक होते हैं वो जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मानव खुद है, मानव खुद क्या है, जैविक संसाधन है। पशु पक्षी, वनस्पति, चारागाह और समुद्री जीव, ये सभी क्या है, जैविक संसाधन है जिसमें जीवित घटक पाया जाता है। विशेषताएं क्या है, प्रजनन क्षमता के कारण नवीकरणीय एवं असमाप्य है। अब जो मानव संसाधन है, जैविक संसाधन होते हैं, उसमें विशेषता क्या होती है, वो नवीकरणीय होती है, यानी उनकी प्रजनन क्षमता के आधार पर वो पुनः विकसित हो सकते हैं, उनका पुनः निर्माण किया जा सकता है, और जो कभी समाप्त नहीं होते, असमाप्य होते हैं। नवीकरण की दर प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर होती है। जो नवीकरण की दर होती है वो प्राकृतिक वहाँ के वातावरण पर डिपेंड करती है। जैसे मानव व पशु है, वो जैविक चल जैविक संसाधन कहलाते हैं। मानव तथा पशु कौन सी श्रेणी में आते हैं, चल जैविक संसाधन में। जबकि वनस्पति क्या है, अचल जैविक संसाधन आती है। वनस्पति क्या है, अचल जैविक संसाधन। ये मतलब स्थान विशेष की विशेषता बताती है। वनस्पति है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग पाई जाती है, वो पर्टिकुलर स्थान पर ही पाई जाती है। तो मानव तथा पशु हो तो चल जैविक संसाधन, तथा वनस्पति है अचल जैविक संसाधन। अब दूसरा हमारे पास अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन सभी निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन होते हैं, जिसमें जीव नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं। जो भी घटक निर्जीव घटक है वो अजैविक संसाधन के श्रेणी में आते हैं। जैसे खनिज, कौन कौन से खनिज, लोहा, तांबा, कोयला, भूमि, मिट्टी, जल संसाधन, पवन संसाधन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी किसके उदाहरण है, अजैविक संसाधनों के उदाहरण है। अब इनकी क्या विशेषता होती है, ये अनवीकरणीय होते हैं, यानी इनको पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, तथा समाप्य होते हैं। कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, इनके अत्यधिक उपयोग के कारण ये समाप्त हो जाते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, बहुत लंबा समय लगता है, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनके निर्माण में। तो ये कौन से होते हैं, अजैविक संसाधन होते हैं। अब दूसरा हमारे पास उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऊर्जा संसाधन और दूसरा है हमारे पास गैर ऊर्जा संसाधन। ये 2 प्रकार के संसाधन हैं। ऊर्जा संसाधन, जिन संसाधनों से ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है वे ऊर्जा संसाधन के कहलाते हैं। यानी जिन संसाधनों से हमें क्या पड़ती है, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सभी किसके श्रेणी का आता है, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं, यानी काफी लंबे समय से जिनको काम में लिया जा रहा है, वो कौन से होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। देखिए जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत, इन संसाधनों को काफी समय से, प्राचीन काल से इनको काम में लिया जा रहा है, जो किस श्रेणी में आते हैं, अनवीकरणीय श्रेणी में आते हैं तथा समाप्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, हाल ही के दौर में उपयोग शुरू, यानी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जिन सौर ऊर्जाओं का उपयोग काम में लेते हैं वो आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। ये कौन से श्रेणी स्रोत हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब दूसरा है गैर ऊर्जा संसाधन, जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में निर्माण उद्योग में होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा। वो कौन से होते हैं, गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जिनका उपयोग होता है कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये थे उद्देश्य के आधार पर। अगला उपयोग की सातत्य के आधार पर वर्गीकरण। ये भी 2 प्रकार का है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए पहला है अनवीकरणीय, जिसे हम समाप्य संसाधन भी कहते हैं, जिनको पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता और जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। तो वो कौन से कहलाते हैं, अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन।
एक बार उपयोग के बाद पुनर्स्थापित नहीं किए गए जा सकते। अब इनका एक बार उपयोग हो गया तो इसको पुनः काम में नहीं लिया जा सकता। लगातार उपयोग से शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। अब इसका लगातार उपयोग करने से ये क्या आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इनको वापस पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। एक बार ही काम में लिया जा सकता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज है, लोहा, तांबा, प्राकृतिक तेल है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ए नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं या समाप्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारे पास नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन। उपयोग के बाद प्रकृति या मानव के द्वारा उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब इन जो संसाधन है, इनको एक बार उपयोग के बाद वापस इनको पुनर्स्थापित किया जा सकता है, या तो प्रकृति से अपना हो जाएगा या मानव के द्वारा उन्हें वापस पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे। ये कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सौर ऊर्जा। वर्तमान में सौर ऊर्जा के बहुत अधिक संयंत्र लगाए जा रहे हैं। अब राजस्थान या भारत की जलवायु ऐसी है, कई जगह पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सकते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में वर्तमान समय में ज़्यादातर जगह पर सौर ऊर्जा के नए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन का स्रोत है ये। पवन ऊर्जा, जल, वन, मानव, पशु, ये सभी किसके अंतर्गत हैं, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का स्वामित्व होता है, यानी व्यक्ति का होता है या संस्था का स्वामित्व, उसका निजी स्वामित्व होता है। जैसे मकान हो गया, भूमि या नकदी, इन पर किसी व्यक्ति का या परिवार का या संस्था का स्वामित्व होता है। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा राष्ट्रीय संसाधन। संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार होता है। जिन संसाधनों पर पूरे देश का अधिकार होता है, संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार होता है, वो इसकी श्रेणी में आते हैं। जैसे देश की नदियां हो गई, वन संपदा हो गई, खनिज संपदा, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सभी किसके उदाहरण है, राष्ट्रीय संसाधनों के उदाहरण है। तीसरा हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। संपूर्ण मानव जाति का अधिकार होता है इस पर। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है जिसमें संपूर्ण मानव जाति का अधिकार होता है। जैसे महासागर हो गए, अंटार्कटिका या बाह्य अंतरिक्ष हो गए, इन सभी पर संपूर्ण मानव का अधिकार होता है। तो स्वामित्व के आधार पर हमने 3 प्रकार के संसाधन पढ़े, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए संसाधन संरक्षण। हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्तमान समय में संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रकार की हमें हमको समस्याएं देखने को मिलती है। इन्हीं के समस्याओं के कारण हमें इन संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता हुई। अब देखिए पहला है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मानव के सतत विकास के लिए संसाधनों का दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब मानव है, उसका सतत विकास करने के लिए, यानी आने वाले समय में भी मानव के विकास के लिए इन संसाधनों का उपयोग के लिए हमें रखना जरूरी होगा। भावी पीढ़ियों का दायित्व है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखना हमारा नैतिक दायित्व है, यानी सतत पोषणीयता। हमें जो संसाधन मिले हैं उनका दुरुपयोग नहीं करके सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से हमें उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो सके। अगला संसाधनों का तेजी से ह्रास। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण या औद्योगिकरण तथा वनों की कटाई के कारण संसाधन तेजी से घट रहे हैं। वर्तमान समय में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। इन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण कई प्रकार की हमारे पास समस्याएं सामने आ रही है, जिसमें से एक है संसाधनों की कमी हो रही है। अगला पर्यावरणीय संकट। अब इन संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण हमारे पास कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्या भी हमारे सामने आ रही है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण, जैसे जल है, वायु है, भूमि प्रदूषण है, ये किसके कारण है, अत्यधिक संसाधनों के उपयोग के कारण। ओजोन परत का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का नुकसान जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई है। किस कारण, संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण। अतः हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता हुई। ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आई, जिसके कारण हमें संसाधनों के संरक्षण के बारे में सोचना पड़ा। अब देखिए क्या होता है संरक्षण। संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण तथा मितव्ययी, पुनर्भरण क्षमतानुसार और विनाश रहित उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधनों का
संरक्षण, हमें संसाधनों को नियोजित, उनकी योजनाबद्ध तरीके से काम में लेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग काम में लेंगे, यानी सही योजना बनाकर उसको सही जगह पर काम में लेना, मितव्यय तक कम खर्चा होना चाहिए और पुनर्भरण की क्षमता भी संसाधनों की होनी चाहिए। जो भी हम संसाधन काम ले रहे हैं उसका पुनर्भरण होना चाहिए और विनाश रहित, तो जो भी हम संसाधन काम ले रहे हैं उसका विनाश अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जितना हम मानव के लिए उपयोगी है उतना ही उसको खर्च करना चाहिए। देखिए मुख्य सिद्धांत है, दुर्लभ संसाधनों का उपयोग अति आवश्यक कार्यों में ही करना। जो संसाधन हमें दुर्लभ है यानी कम मात्रा में हमें प्राप्त है, उनको बहुत कम, जब जरूरी हो, बहुत अधिक आवश्यकता हो, तभी हम उसको काम में लेना चाहिए। जैसे प्रचुर संसाधनों या विकल्पों का उपयोग अन्य कार्यों में भी करना चाहिए। जो संसाधन हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं, उसको किसी दूसरे संसाधन की जगह भी काम में लेना। जैसे तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का उपयोग, तांबा हमें कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है, एल्यूमिनियम हमारे पास अधिक मात्रा में, तो हम तांबे की जगह एल्यूमिनियम का भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक संरक्षण का तरीका है। जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का लंबे समय तक विवेकपूर्ण उपयोगी संरक्षण होता है। जनसंख्या तथा उनकी आवश्यकताएं के अनुरूप संसाधनों का लंबे समय तक विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संरक्षण, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब देखिए क्या क्या उपाय हैं संसाधन संरक्षण के। पहला, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण। संसाधनों और जनसंख्या के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, विकास योजनाएं बनाते समय जल, वायु, भूमि, वन के पारंपरिक संबंध और संतुलन को ध्यान में रखना होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें विकास योजनाएं बनानी पड़ेगी। अगला है जैविक संतुलन बनाए रखना। आर्थिक विकास की योजना में पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को प्राथमिकता देना। हम अपने देश के आर्थिक विकास के लिए जो भी योजनाएं बना रखते हैं उसमें जो पहला लक्ष्य होना चाहिए वो है पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखना। ऐसी कुछ कोई भी हम योजना नहीं बनाएंगे जिससे हमें परिस्थिति को नुकसान हो। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा का अधिक उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, भूतापीय जैसी नवीकरणीय एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा देना। जो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है उनको अधिक काम में लिया जाना। विकल्पों की संसाधनों की खोज, वैकल्पिक संसाधनों की खोज, दुर्लभ संसाधनों के स्थान पर नए विकल्प खोजना, जैसे प्लास्टिक की जगह लकड़ी का विकल्प। जो संसाधन हमारे पास दुर्लभ हैं उनकी जगह दूसरे संसाधनों का काम में ले जाने का विकल्प भी हमारे पास होना चाहिए। पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। उपयोग के बाद बची धातुओं, जो स्क्रब होता है, को गलाकर पुनः उपयोग में लाना। एल्यूमिनियम 80% एल्यूमिनियम है, उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम है, इसका सबसे अधिक हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं। शीशा का 75 से 80%, तांबा का 65 से 75% तक पुनः उपयोग हो सकता है। इन धातुओं का हम वापस पुनर्चक्रण कर सकते हैं। उन्नत तकनीक का उपयोग, ऊर्जा दक्ष तकनीक से संसाधनों की बचत होगी। अब तकनीक, टेक्नोलॉजी, अधिक टेक्नोलॉजी की यूज करके हम इनको कम कर सकते हैं, संसाधनों की बचत बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुमंजिला इमारतें हैं, ऊर्जा बचत के उपकरण है, इनका निर्माण करके हम बढ़ा सकते हैं। अब है बहुउद्देशीय उपयोग, नदी पर बांध से सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, पर्यटन। एक ही योजना से कई उद्देश्यों के लिए काम में लिया जा सकता है। एक योजना से कई प्रकार के उद्देश्य एक साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की योजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं बनानी होगी। इस प्रकार हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब देखिए पोषणीय विकास, सतत विकास या सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए, ऐसा विकास जो पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण और मितव्ययी हो तथा वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करना। अर्थात एक ऐसा विकास जो वर्तमान में मानव की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता ही हो तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। कौन सा विकास कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें ये ध्यान रखना कि उनके पास संसाधन उपलब्ध है या नहीं है। अभी हमारे पास जो वर्तमान में संसाधन है उनका सही तरीके से विवेकपूर्ण उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें उन संसाधनों को बचाना, यही हमारे क्या सतत विकास है।
देखिए इसका क्या लक्ष्य है, संसाधनों का पुनर्भरण क्षमतानुसार एवं विनाश रहित उपयोग करते हुए निरंतर विकास की प्रक्रिया को क्या करना, जारी रखना। यानी विकास की प्रक्रिया तो हमें जारी रखनी है, लेकिन उसको क्या करना है, उपयोग कैसे करना, विनाश रहित और पुनर्भरण क्षमता के अनुसार और निरंतर उपयोग में लेकर उसको विकास को बढ़ावा देना। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें सतत पोषणीयता की, संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ दिया है। अब अस्थायी विकास के स्थान पर स्थायी विकास का मार्ग अपनाना अनिवार्य हो गया है। यानी इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, जिसके कारण हमारा पर्यावरण है जो असंतुलित हो गया, उसको संतुलन को बिगाड़ दिया गया, जिसके कारण अब हम स्थायी विकास का मार्ग अपनाना पड़ रहा है। इसी के कारण सतत पोषणीयता की जरूरत पड़ी। अब देखिए सतत पोषणीय 1987 में एक ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी, जिसमें इस पर जोर दिया गया, सतत पोषणीयता पर सर्वाधिक जोर दिया गया। उसके बाद 1992 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। उसमें एक एजेंडा 21, यानी ये घोषणा की थी किससे संबंधित, सतत पोषणीय विकास से संबंधित। जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें सतत पोषणीय विकास के बारे में चर्चा की गई, और सर्वप्रथम इसकी चर्चा की गई थी वो थी 1987 के बर्टलैंड रिपोर्ट। जो ये रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है, बर्टलैंड रिपोर्ट सतत पोषणीय विकास से, किससे संबंधित है, सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। अब देखिए आगे, जनसंख्या विकास और संरक्षण का संबंध। विकासशील देशों के लिए क्या उपाय है, मध्यम आकार की श्रम आधारित एवं स्थानीय तकनीक वाली औद्योगिक इकाइयां लाभ पाते हैं। जो देश विकासशील देश हैं उनके लिए क्या है, मध्यम आकार के उद्योग होने चाहिए जिसमें श्रम आधारित होने चाहिए, और स्थानीय तकनीक वाली औद्योगिक इकाइयां हैं वो क्या करनी चाहिए, लगानी चाहिए। ये इनके लिए लाभ प्रतीत होती है विकासशील देशों के लिए। जो ये क्या करती है, अधिक रोजगार को सृजन करती है, कम तो उत्पादन लागत होती है, जो उत्पादन लागत होती है वो क्या होती है, कम होती है, तथा आत्मनिर्भरता लाती है। तो विकासशील देश है उनके लिए मध्यम आकार की जो श्रम आधारित हो तथा स्थानीय तकनीक वाली औद्योगिक इकाइयां लगानी चाहिए। अब हमारे पास स्थानीय संसाधन आधारित विकास देखिए, नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजना में वृक्षारोपण, खनिज आधारित उद्योग, इनसे क्षेत्रीय विकास एवं संसाधन संरक्षण दोनों भी संभव होते हैं। एक तो उस क्षेत्र का विकास होगा अर्थात, और संसाधनों का संरक्षण भी हो जाएगा। अब देखिए एक तो विकसित देश है और इन विकासशील देश, इनमें देखिए क्या किस प्रकार हम कर सकते हैं। विकसित देश जिसमें कम तो जनसंख्या होती है, अधिक निर्यात होता है। अब जो देश विकसित हैं उनके पास क्या है, कम जनसंख्या होगी और संसाधन अधिक होते हैं, तो उन संसाधनों को वो क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, जिससे उसकी देश की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। जबकि विकासशील देश है उनमें जनसंख्या अधिक होती है और संसाधन क्या होते हैं, कम होते हैं, तो कम निर्यात कर पाते हैं, के बीच जीवन स्तर का अंतर बढ़ रहा है। इसी के कारण उनके जीवन स्तर का जो अंतर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए भारत में जल संसाधन, पहला संसाधन पढ़ रहे हैं जल संसाधन। अब देखिए संपूर्ण पृथ्वी है जिसपे 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और 29 भाग पर क्या स्थल भाग है। 71% जल वो पृथ्वी है जल से ढकी हुई है, परंतु अधिकांश भाग क्या है, लवणीय या समुद्री जल के अंतर्गत आता है। अब इस 71% का 3% ही भाग है वो जल है, वो हम मानव जी के लिए उपयोगी होता है, जो मीठा जल होता है जो मानव के लिए उपयोगी होता है। अब देखिए भारत में 4% है वो क्या है, विश्व के 2.45% भूभाग पर भारत में 4% जल संसाधन है। अब भारत में केवल 4% ही जल संसाधन है, जबकि भूमि है वो क्या है, 2.4% है। संपूर्ण विश्व की 2.4% हमारे पास जमी है, लेकिन फिर भी हमारे पास संसाधन कितने, जल संसाधन 4% मात्रा ही उपलब्ध है। और 17.5% हमारे पास क्या है, जनसंख्या है,
जिससे प्रति व्यक्ति उपलब्धता नहीं हो पाती है, जो अत्यधिक दबाव डालती है क्योंकि जनसंख्या अधिक है और संसाधन हमारे पास क्या कम है। अब देखिए धरातलीय जल, वर्षा से प्राप्त होता है जो जल धरातलीय जल कहलाता है। भारत में औसतन 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जिससे लगभग 4000 घन किमी जल प्राप्त होता है, जिसमें से 1869 घन किलोमीटर सतही जल होता है जो नदियों तथा झीलों में चला जाता है। 1341 घन किलोमीटर वाष्पीकरण के द्वारा वापस भाप बनकर उड़ जाता है तथा 790 घन किलोमीटर जो भूजल यानी मिट्टी के द्वारा अवशोषित हो जाता है, धरातल में चला जाता है। अब देखिए हिमालय नदियां हैं जो 60% है, वो जल 3 नदियों सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र से प्राप्त होता है। जबकि मध्य भारत या प्रायद्वीपीय प्रकार की जो नदियां हैं, जिसमें 16% है नर्मदा तथा ताप्ती और महानदी। और दक्षिण भारत की नदियों में 24% नदियां कौन कौन सी योगदान देती है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन 3 नदियों के द्वारा जल संसाधन प्राप्त होता है। अब देखिए धरातलीय जल का उपयोग, जो हमें धरातलीय जल प्राप्त होता है नदियों, तालाबों से, भूमि से, इनका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। सर्वाधिक जो काम में लिया जाता है वो कृषि के अंतर्गत, धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग किसके काम आता है, कृषि कार्यों में। 89% वो काम है वो कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि घरेलू उपयोग में 9% को ही काम में लिया जाता है और 2% है वो औद्योगिक क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। धरातलीय जल का 89% कृषि, 9% घरेलू तथा 2% औद्योगिक कार्यों में उपयोग होता है। भारत क्या एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात सर्वाधिक सिंचाई की जरूरत होती है जल की, भारत में अधिक कृषि की जाती है। तो धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग है वो किसमें किया जाता है, कृषि कार्यों के लिए। अगला है भूमिगत जल। भूमिगत जल की मात्रा देखी, वर्षा के कुल जल जो हमें 4000 घन किलोमीटर प्राप्त होता था, उसमें से जो 790 घन किलोमीटर है वो भूमिगत जल के रूप में हमें संग्रहित हो पाता है। 430 घन किमी है वो ऊपरी सतह पर कृषि कार्य के लिए सीधे उपयोग में लिया जाता है। अब इस 790 में से 430 है वो कृषि कार्य के लिए होता है, ऊपरी सतह पर पाया जाता है, वो कृषि कार्यों के लिए उपयोग में किया जाता है। जबकि जो 360 है वो गहराई में चट्टानों के बीच कुओं तथा बावड़ियों व नलकूपों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसमें सर्वाधिक उपयोग है वो किसमें, कृषि में, इसमें भी 92% कृषि में किया जाता है, उद्योगों में 5% और घरेलू कार्यों में 3% काम में लिया जाता है। अब देखिए सिंचाई, वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम रूप से जल की आपूर्ति क्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। अब वर्षा जल की कमी के कारण जब फसलों में पानी की कमी होती है तो विभिन्न संसाधनों के द्वारा, कुओं, नलकूपों, बावड़ियों, तालाबों, इनकी नदियों, इनके द्वारा उनकी जल की आपूर्ति की जाती है, तो क्या कहलाती है वो, सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के उपकरण जैसे रेहट है, चरस है, देकुली, डीजल पंप या विद्युत पंप, ये विभिन्न प्रकार के संसाधन है। अब संसाधन में दो पढ़े थे हमने, धरातलीय और भूमिगत जल संसाधन। धरातलीय में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे नहरें, तालाब हैं, नदियाँ। जो नदियाँ होती है वो नित्यवाही होती है, कुछ होती है अनित्यवाही। तालाब होते हैं प्राकृतिक होते हैं, वो कृत्रिम होते हैं। जबकि भूमिगत जल में कुएं तथा नलकूप, कुओं में पक्का कुआ, कच्चा कुआ, नलकूप खुले या बंद, ये सिंचाई के साधन है। अब देखिए भारत में सिंचाई की आवश्यकता के क्या क्या कारण रहे हैं, किन कारण हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। पहला है खाद्यान्न मांग। अब भारत में क्या है, जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या वृद्धि अधिक है, जिससे खाद्यान्न आपूर्ति में, उत्पादन में क्या होती है, तीव्र मांग होती है, वृद्धि, उनकी में भी वृद्धि हो रही है, उत्पादन में भी वृद्धि, मांग भी तेज हो रही है, खाद्यान्नों की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। वर्षा की अनिश्चितता। अब भारतीय जो मानसून है वो अनिश्चित मानसून है। वर्षा क्या अनिश्चित है, वर्षा की अनियमितता, असामान्य वितरण एवं मौसमी होना, ये एक प्रमुख कारण है सिंचाई का। गहन कृषि की जाती है, अत्यधिक जगह पर क्या, किस प्रकार की कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि एवं बहुफसली कृषि के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। विशेष फसलें जैसे धान, गन्ना जैसी फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। नए एवं संकर बीजों के लिए भी समय पर जल की आवश्यकता होती है, अर्थात इनके लिए सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है।
शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्रों में खेती को संभव बनाने एवं सूखे की समस्या के समाधान हेतु सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है, सिंचाई के लिए जरूरत होती है। तो अगला है मिट्टी सुधार। मिट्टी की प्रकृति को सुधारने एवं चारा का विकास करने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये कारण है जिससे हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए जल की समस्या। जल की कम उपलब्धता। निरंतर जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता क्या हो रही है, घट रही है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता वो क्या हो रही है, दिनों दिन कम होती जा रही है। जल प्रदूषण। औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट के नदियों में मिलने से जो नदियों का जल है वो प्रदूषित होता जा रहा है, जो मानव के लिए कम उपयोगी होता जा रहा है। जैसे गंगा और यमुना जैसी नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है, जिससे इसका जो जल है वो मानव के लिए कम उपयोगी होता जा रहा है। गुणवत्ता में ह्रास। विषैली पदार्थों, रसायनों एवं सूक्ष्म जीवों के मिलने से जल अनुपयोगी हो जाता है, जिससे जलीय तंत्र क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिससे हमें जल की समस्याएं देखने को मिलती है। अब देखिए किस प्रकार हम जल का संरक्षण तथा प्रबंधन कर सकते हैं। जल प्रदूषण का निवारण। जैविक कीटनाशकों का अधिक उपयोग करेंगे। उद्योगों एवं घरों के प्रदूषित जल का शोधन करके ही नदियों में छोड़ना। जो औद्योगिक इकाई से जल नदियों में छोड़ा जाता है उसको पहले शुद्धिकरण करके फिर नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। कम गुणवत्ता वाले शोधित जल का उपयोग शीतलन एवं विनिर्माण कार्य में, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट कर बागवानी में उपयोग में लिया जाना चाहिए। यानी जल का पुनर्चक्रण उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए। जल संधारण प्रबंधन। बहते जल को रोकना, जैसे बांध है, तालाब है। भूजल का पुनर्भरण करना। सरकारी पहल हरियाली परियोजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक परियोजना, हरियाली परियोजना है। वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को विभिन्न संरचनाओं में एकत्रित करना। भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण, मृदा अपरदन तथा बाढ़ नियंत्रण। इन विभिन्न प्रकार के उपाय को काम में लेके हम जल समस्या है उसको कम कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जन सहयोग के उदाहरण है। जैसे राजस्थान के अलवर जिले में एक अरवर संसद, ये एक योजना चलाई जा रही है। राजस्थान के कौन से जिले में, अलवर जिले। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दे लेना इस बार, एनसीईआरटी में दिया हुआ सीधा कि अरवर संसद जो पानी योजना चलाई जा रही है वो राजस्थान के कौन से जिले में चलाई जा रही है, अलवर जिले में, राजस्थान में, और राजस्थान के अलवर जिले में चलाई जा रही है अरवर संसद योजना है। इसके द्वारा तालाब या जोड़ को खुदवाना जल संरक्षण का जन आंदोलन है। यानी जनता के द्वारा जोड़ या तालाबों की खुदाई करके जल का संरक्षण किया जाता है अरवारी पानी संसद के द्वारा, जो राजस्थान के अलवर जिले में। दूसरी है नीरू मीरू, ये है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। किस प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। जल और हम कार्यक्रम, जल संरक्षण में जन भागीदारी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, नीरू मीरू कार्यक्रम, जो आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। तमिलनाडु में भवन निर्माण से पहले वर्षा जल संचयन संरचना बनाना अनिवार्य है। ये कानूनी प्रावधान है तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। जो भी हम भवन निर्माण कर रहे हैं तो हमें पहले जल संरक्षण का तरीका बनाना पड़ेगा। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है वो है खनिज, अजैविक संसाधन। कुछ हम प्रमुख अजैविक संसाधन पढ़ रहे हैं, उसी में हम अगला पढ़ेंगे खनिज। खनिज क्या रहेगी, पृथ्वी से खनन द्वारा प्राप्त प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थ मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज होते हैं। इसके कुछ रासायनिक या भौतिक गुणधर्म होते हैं। 1947 में केवल 22 प्रकार के खनिजों का खनन होता था, जो आज बढ़कर 125 हो गया है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास 22 प्रकार के खनिज थे, लेकिन वर्तमान समय में ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 125 प्रकार के खनिज हमें प्राप्त होते हैं। और पहला है इसके लोहा अयस्क। लोहा अयस्क, लोहा अयस्क क्या है, एक कच्चा माल के रूप में किया जाता है। लोहा इस्पात संयंत्र जो है उनमें लोहा अयस्क को कच्चे माल के रूप में कार्य में लिए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग की जो आधारशिला वो क्या है, लोहा अयस्क है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है लोहा अयस्क के उत्पादन में।
अब देखिए 4 प्रकार के लोह अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, इसमें लोहांश की मात्रा होती है 72%, 72%। ये उच्च क्वालिटी का लोहा होता है, अयस्क होता है। सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट, चुंबकीय होता है। और इसका जो क्षेत्र होता है, उत्पादन क्षेत्र, वो है कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य। जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है वो कहाँ पर मिलता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में मिलता है। मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा अयस्क है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलता है। दूसरा है हेमेटाइट, जिसमें लोहे की मात्रा होती है 60 से 70% होती है, जिसका रंग होता है लाल भूरा रंग का होता है ये। और 58% सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, वो किसका होता है? हेमेटाइट का होता है। सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है जो मिलता है लोहा अयस्क, वो कौन सा होता है? हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है, जिसका उत्पादन राज्य है उड़ीसा तथा झारखंड। इन दो राज्यों में ये सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तीसरा है लिमोनाइट, जिसमें लोहा की मात्रा 40 से 60%, ये पीले रंग का होता है, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में मिलता है। और चौथा है सीडेराइट, जो जिसमें लोहे की मात्रा 40% से भी कम होती है। इसमें क्या होती है? अधिक अशुद्धियाँ होती है। ये निम्न कोटि का लोहा अयस्क होता है। सबसे निम्न कोटि का लोहा अयस्क वो कौन सा होता है? सीडेराइट। और जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, जो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में मिलता है, जिसमें लोहे की मात्रा होती है 75। और जो सबसे अधिक मात्रा में मिलता है वो कौन सा होता है? हेमेटाइट अयस्क। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिलता है? हेमेटाइट अयस्क, जो लाल भूरे रंग का होता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% होती है। तो ये 4 प्रकार के लोहा अयस्क थे। अब देखिए प्रमुख उत्पादक राज्य एवं प्रमुख क्षेत्र। सबसे अधिक कहाँ होता है लोहा अयस्क का उत्पादन? ओडिशा राज्य में। कौन सा राज्य में होता है? सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा? ओडिशा। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? बादाम पहाड़, गुरु महिसाणी, बोनाईगढ़ तथा केदुझर, ये 4 क्षेत्र है जो सर्वाधिक उत्पादन करते हैं लोहा अयस्क का। दूसरा है झारखंड, जिसमें पश्चिम सिंह भूमि के 2 क्षेत्र है, नोवा मंडी तथा गुआ। देश में सबसे पहला लोहा खनन का संयंत्र कहाँ लगा था? 1904 में सिंह भूमि में लगा था। देश में सबसे पहला लोहा खनन 1904 में सिंह भूमि में प्रारंभ हुआ था। तो झारखंड के जो नोवा मंडी गुआ पश्चिम सिंह भूमि क्षेत्र है वो लोहा इसके लिए उत्पादन करता है। कर्नाटक, कर्नाटक की कुद्रेमुख जो 100% क्या करता है? निर्यात करता है। कर्नाटक से जो लोहा इसका उत्पादन होता है वो किसके लिए काम आता है? निर्यात के लिए, यानी दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ लोहा अयस्क के लिए जानी जाती है, लोहा अयस्क के लिए। यहाँ से लोहा जो मिलता है वो क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। वेलारी, वेलारी और बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में जो उत्पादन होता है लोहा का वो इन क्षेत्रों में होता है, और जिसका 100% क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। अगला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो इंपॉर्टेंट है बेलाडीला खान, सबसे बड़ी यंत्रीगत खान है बेलाडीला खान। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क की खान है ये। इसका अयस्क है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान व कोरिया को निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान तथा कोरिया को लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है, जो बाबा बुदुन की बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं लोहा अयस्क के। अब देखिए अगला हमारे पास दूसरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा? बॉक्साइट। ये क्या? एल्यूमिनियम का एक अयस्क बॉक्साइट। बॉक्साइट के रूप में हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अब देखिए इसका महत्व एवं निर्माण। एल्यूमिनियम एक हल्की, मजबूत तथा सुचालक धातु होती है। हल्की होती है, मजबूत होती है तथा विद्युत की सुचालक होती है। लेटराइट मिट्टी में अवशिष्ट अपक्षय से बनता है। ये एल्यूमिनियम होता है जो लेटराइट मिट्टी में अवशिष्ट अपक्षय होता है, जिसके कारण इसका निर्माण होता है। प्रमुख उत्पादक राज्य एल्यूमिनियम के लिए ओडिशा सर्वाधिक उत्पादन करता है, 76% उत्पादन। उसके उसके बाद दूसरा है झारखंड तथा गुजरात। तो एल्यूमिनियम के लिए ओडिशा, झारखंड, गुजरात, ये 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जबकि भंडारण में कौन कौन सा है? ओडिशा, ओडिशा के बाद में छत्तीसगढ़ और फिर है आंध्र प्रदेश। उत्पादन में अलग है और भंडारण में अलग है, ध्यान रखना। उत्पादन में ओडिशा, झारखंड और गुजरात है, जबकि भंडारण में ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश है। अब देखिए प्रमुख खनन क्षेत्र। ओडिशा के अंदर कौन से है? कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी, ये सबसे बड़ा संयंत्र है कोरापुट। ये इंपॉर्टेंट है कोरापुट और कालाहांडी।
ये किसके लिए? एल्यूमिनियम, बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट के खाने कोरापुट कोरापुट और कालाहांडी, जो कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। जबकि गुजरात में कच्छ तथा जामनगर, झारखंड में रांची, लोहारदगा, पठार, महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर, रत्नागिरी, ये खनन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के अंदर सरगुजा, रायपुर और बस्तर का पठार, ये क्षेत्र है वो प्रमुख बॉक्साइट का खनन क्षेत्र है। ओडिशा के कालाहांडी एवं कोरापुट जिले भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार केंद्र है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो ओडिशा के क्षेत्र है कोरापुट काले, ये भारत में सबसे बड़ा भंडार का क्षेत्र है बॉक्साइट के लिए। अगला है हमारे पास तीसरा, तांबा, कॉपर। अब देखिए, ये विद्युत एवं उष्मा का उत्कृष्ट सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट गुण होता है इसका, विद्युत एवं उष्मा का उत्कृष्ट सुचालक होता है। विभिन्न प्रकार के जो विद्युत मोटर होती है वो उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आघात वर्धीयता होती है, यानी उसको दबाव डालकर शीट के निर्माण में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवं तन्यता का गुण भी इसमें होता है, इसको कितना भी लंबा खींच सकते हैं, ये टूटता नहीं है। ये कुछ विशिष्ट गुण है जिसके कारण इसका अधिक उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, तार, मोटर, पित्तल या कांसा बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, तार या मोटरों के निर्माण में भी सर्वाधिक तांबे का उपयोग किया जा रहा है, तथा विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। पित्तल और कांसा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तांबा जस्ते का, जैसे तांबा प्लस जस्ता, जिससे क्या बनता है? पीतल। तांबे के साथ टिन मिला दिया जाता है, जिससे कि इसका निर्माण होता है कांसे का निर्माण। तो ये मिश्र धातुओं के निर्माण में भी उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए इसकी स्थिति, भारत में उत्पादन घरेलू मांग से कम होता है। अब जिसकी की मांग है उससे इसका उत्पादन क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसे आयात करना पड़ता है। तांबे की है जो उत्पादन है वो भारत में कम होता है मांग के अकॉर्डिंग, मांग अधिक है जबकि उत्पादन कम है, अतः हमें इसका क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। अब देखिए इसके भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, राजस्थान, राजस्थान में खेतड़ी सिंगाना जो झुंझुनू जिले में, और खो दरीबा जो अलवर जिले में, ये प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं राजस्थान के, खेतड़ी सिंगाना और खो दरीबा। मध्य प्रदेश में मलाजखंड, बालाघाट और बैतूल, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख खनन क्षेत्र है। झारखंड के अंतर्गत घाटशिला, सूरदा जो पूर्वी सिंह भूमि के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अग्नि गुंडाला यानी गुंटूर में, सिक्किम में बोरंग, रांगपो तथा रोटको, ये प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वाला ध्यान दे लेना। खेतड़ी सिंगाना तथा खोदरीबा, ये दोनों तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला अभ्रक, माइका, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विद्युत रोधक के रूप में उपयोग में लिया जाता है इसको। अभ्रक को विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विद्युत रोधक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। शीट अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देश है। शीट उत्पादन में भारत क्या है? विश्व में अग्रणी देश है। रूबी या मस्कोवाइट अभ्रक, ये प्रकार दो प्रकार की अभ्रक होती है। पहली है रूबी या मस्कोवाइट अभ्रक, ये सबसे उत्तम क्वालिटी की होती है अभ्रक होती है रूबी या मस्कोवाइट अभ्रक, जो सफेद या गुलाबी कलर की होती है। अगली है बायोटाइट अभ्रक, ये काला रंग होता है इसका और सामान्य गुणवत्ता होती है इसमें। जो विशेष गुणवत्ता वाली उच्च क्वालिटी वाली होती है वो रूबी या मस्कोवाइट अभ्रक होती है। अब इसके प्रमुख खनन क्षेत्र देख लेते हैं। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, प्रसिद्ध अभ्रक पट्टी होती है ये कोडरमा या हजारीबाग। इंपॉर्टेंट है भाई, झारखंड राज्य जो अभ्रक के लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इसमें कोडरमा तथा हजारीबाग ये प्रसिद्ध है अभ्रक पट्टी के लिए। राजस्थान के भीलवाड़ा तथा उदयपुर, ये भी अभ्रक के लिए प्रमुख क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला, विशाखापट्टनम या गुंटूर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया या बांकुड़ा क्षेत्र, ये प्रमुख खनन क्षेत्र है अभ्रक के लिए। प्रमुख उत्पादक राज्य में राजस्थान आगे भीलवाड़ा और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, ये दो जिले हैं जो प्रमुख उत्पादक राज्य के अंतर्गत आते हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है?
नवीकरणीय, यानी जिसको हम पुनः उपयोग में ले जा सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या लोहा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? सौर ऊर्जा। ये एक नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, ये लोहा, ये क्या है? ये हमारे पास अनवीकरणीय संसाधन है या समाप्य संसाधन है। अगला, निम्न में से अभ्रक उत्पादक के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? ये ध्यान देना, कौन क्या पूछा है? नहीं, ये पिछले साल आया था लेब असिस्टेंट के अंदर। तो कौन सा क्षेत्र है वो अभ्रक उत्पादन के लिए नहीं? अभी हमने पढ़ा था, नेल्लोर, भीलवाड़ा तथा हजारीबाग, ये तीनों प्रसिद्ध हैं किसके लिए? अभ्रक के लिए। जबकि कोरापुट, कालाहांडी ओडिशा में बॉक्साइट के लिए उपयोगी है। कालाहांडी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। जो कोरापुट कालाहांडी है वो बॉक्साइट उत्पादन के लिए भारत में प्रथम स्थान पर है। बाकी ये नेल्लोर, भीलवाड़ा, हजारीबाग, ये तीनों क्षेत्र किसके लिए हैं? अभ्रक उत्पादन के लिए है। निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिंक के लिए सर्वाधिक एकाधिकार जो प्राप्त होता है वो किसको है? राजस्थान को। सर्वाधिक उत्पादन भारत में एकमात्र कहाँ पर होता है? राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान भारत में जिंक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ के जावर जो खान है उदयपुर जिले में विश्व प्रसिद्ध जिंक की खान है। अगला देखो, लोहा एस के किस प्रकार में सर्वाधिक लोहांश 72% पाया जाता है? जो हमने लोहांश के 4 प्रकार पढ़े थे उनमें से सर्वाधिक लोहांश की मात्रा किस प्रकार के अयस्क में पाई जाती है? तो वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 72% लोहांश होता है और ये सर्वोत्तम गुणवत्ता का लोहा अयस्क होता है। अगला, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा होता है? ओडिशा राज्य में। ओडिशा में भारत का सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन लगभग कितना? 76% उत्पादन होता है। कोरापुट और कालाहांडी ये 2 जिले सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट के। जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, संसाधन और कुछ अजैविक संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा था, सतत पोषण के बारे में पढ़ा था। मिलते हैं एक अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।